सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1965 पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी को नजरअंदाज कर भारत में घुसपैठ शुरू की। जम्मू कश्मीर के कारगिल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उस पहाड़ी पर कब्जा किया जहां से श्रीनगर, कारगिल, लेह हाईवे साफ दिखता था। और यहां पहुंचकर उसने इस हाईवे पर होने वाली भारतीय सेना की हर आवाजाही पर न सिर्फ नजर रखी बल्कि गोलियां भी बरसानी शुरू कर दी। भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद भी जब ये बाज नहीं आए तो सेना के एक खास रेजिमेंट को भेजा गया दुश्मनों को उसकी ही भाषा में समझाने के लिए। पाकिस्तानी जवान ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर आसानी से निशाना लगा सकते थे। इन्हें पहाड़ियों में से निकालने का काम आसान नहीं था, पर इस रेजिमेंट का काम ही था मुश्किलों को आसान बनाना। पाकिस्तानी दुश्मन समझ रहा था कि फौज सबसे आसान रास्ते से चढ़कर वार करेगी। भारत के सैनिकों ने बहुत सटीक रणनीति अपनाई। रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने सामने से वार किया और दुश्मन को उलझाए रखा। उसी समय 3 और टुकड़ियां अपना रास्ता बनाते हुए, सर्द मौसम की मार झेलते हुए, कंधों पर असला बारूद लादे हुए अलग दिशाओं से ऊपर चढ़ती रही। और फिर अचानक से पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ पाया और फिर दुश्मन की सेना का वही अंजाम हुआ जो हर उस दुश्मन का होता है जिसका सामना इस रेजिमेंट से होता है। सरहद की ये अजय रक्षक रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। 1947 आजादी और पार्टीशन के दौर से गुजर रहे भारत को एक बार फिर सरहद पर सेना भेजनी पड़ी। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा चाहता था और भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स अपनी बटालियंस के साथ वहां मौजूद थी। 6 फरवरी 1948 को दुश्मन ने हमारे बटालियन डिफेंसेस जो कि 4 गार्ड से ऑक्युपाई कर रहे थे उन पर हमला बोला। दुश्मन की तादाद इस हमले के दौरान लगभग 4,000 से 5,000 की थी, जो कि लगातार एक वेव फॉर्म में, ह्यूमन वेव फॉर्म के तौर में लगातार अटैक किए जा रहे थे और दुश्मन पर ऐसे हालात में अपने डिफेंसेस को बरकरार रखना मुश्किल था। ऐसे ही एक सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट जो कि तेंदर के इलाके में और शेया से जो कि नॉर्थ में पड़ता है, उनको नायक जदुनाथ सिंह ने एज ए सेक्शन कमांडर उस सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट का जिम्मा संभाल रखा था। उस रोज तेंदर ने 3 बड़े हमले देखे। दूसरा हमला और भी ज्यादा घातक था। जदुनाथ सिंह के सेक्शन के सभी सैनिक शहीद हो चुके थे और सिर्फ अब वो ही मैदान में थे। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी थी, लेकिन वो तब भी अपनी लाइट मशीन गन से वार कर रहे थे। और उनका हमला ऐसा जबरदस्त था कि दुश्मन उनके हमले को देख के वहां से पीछे चले गए, घबरा के और पीछे हट गए, जिस कारण से इस तेंदर के इलाके की रक्षा भी हो पाई और नेबरिंग इलाके जो कि पुंछ और राजौरी के थे उनका भी बचाव हो सका। लेकिन नायक जदुनाथ सिंह को इस दौरान 2 गोलियां सीधे सीने में लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। 31 साल के नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। वो ये सम्मान पाने वाले सेना के पहले सैनिकों में से एक थे। रेजिमेंटल सेंटर का ड्रिल ग्राउंड नायक जदुनाथ सिंह के ही नाम पर है और आज जब भी वहां जवान मार्च करते हैं तो उनके हाथ जदुनाथ सिंह को सलाम हमेशा करते हैं। ये हमारा एक रेजिमेंट का मोटो है कि हमारा मानना ये है कि हमसे आगे कोई नहीं जा सकता है। तो ये एक शेल्फ हम लोग मोटिवेट होकर हमेशा उस काम को अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी परेड को अंजाम देते हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का रोल है टू एक्सेल इन मैटर्स ऑफ ड्रिल, डिसिप्लिन, टर्नआउट एंड स्मार्टनेस ड्यूरिंग पीस। इन तीनों मुद्दों पर हम यहाँ से राइट फ्रॉम बिगिनिंग रिक्रूट की ट्रेनिंग के अंदर जोर देते हैं। ड्रिल के अंदर हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं अकेडमीज़ के अंदर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हो, और उन्होंने हमेशा ही एक जेंटलमैन कैडेट में इन एकेडमीज़ में, और जब वो यहाँ पर रेजिमेंटल सेंटर में होते हैं रिक्रूट के अंदर, एक ऐसा अहम पैदा किया है, एक ऐसा ट्रेनिंग का जज्बा पैदा किया है कि वो ड्रिल के अंदर अव्वल ही रहना चाहेगा। और इसी जज्बे ने राष्ट्रपथ पर
अनेकों बार इस रेजिमेंट के मार्चिंग कंटिंजेंट को सबसे बेहतरीन होने का सम्मान दिलाया है। अगर आप कहीं पे भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की रेजिमेंट्स में जाएंगे तो आपको ये 4 चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मिलेगा। आपको ड्रेस, टर्नआउट, डिसिप्लिन आपको बिल्कुल आले दर्जे का मिलेगा, चाहे कोई भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की रेजिमेंट में आप चलेंगे। बल्कि आज के कोई भी फॉर्मेशन कमांडर्स, हम लोगों ने खुद पलटन कमांड की है, तो फॉर्मेशन कमांडर्स वो यही कहते हैं कि भाई मेरे पास एक ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की पलटन आनी चाहिए मेरे अंडर कमांड, ताकि वो इन सब मुद्दों के ऊपर में एक्सेल करे। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स आज न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर कार्यरत है। यह सिलसिला शुरू हुआ था आजादी से पहले, जब ये इजिप्ट, फ्रांस और मिडिल ईस्ट में पोस्टेड थे, और फिर आजादी के बाद सूडान, कॉन्गो, अंगोला, गाजा और लाइबेरिया। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स आज भारतीय फौज की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। वो सेना के हर महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा रही है और इनके कलर्स इस बात के गवाह हैं। कलर्स वो एक रिकग्निशन है कि ये इंडियन आर्मी की एक बेहतरीन पलटन है और इसको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं। और देश के राष्ट्रपति वो खुद उस सेरेमनी में आते हैं और वो कलर्स उनको प्रदान करते हैं। 1973 में कलर प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी कोटा के अंदर, जहाँ पे कि हमारी तकरीबन 11 पलटनों को कलर्स प्रदान किए गए थे एक साथ, और वो पलटन थी जो उस समय तक रेस हो गई थी तकरीबन 14 गार्ड। तो राइट फ्रॉम फर्स्ट गार्ड से लेके बाकी जितनी पलटन हमारी रेस हो गई थी वो उनको एक कलर सेरेमनी में 1973 में उनको दिया गया। एंड देश के राष्ट्रपति श्री वी गिरी साहब ने वो हमारे को कलर प्रेजेंटेशन दी है। हमारा जो कलर्स है, हमारे उसके अंदर 2 खास कलर्स हैं, एक ओल्ड गोल्ड और एक ब्लड रेड। ओल्ड गोल्ड हमारे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का ये दर्शाता है कि हमारी कितनी रिच हेरिटेज ट्रेडिशंस हैं रेजिमेंट की, जिनके ऊपर चल के हमें और आगे बढ़ना है। और ब्लड रेड का मतलब है कि ये जो हेरिटेज है, हमारी रिच ट्रेडिशंस है, बड़ा जो ऊंचा नाम है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। ये हुआ है बलिदानों से, खून से, और इस खून को हमने कभी लजाने नहीं देना है। और यही शान और शौकत दिखती है इन जवानों के टर्नआउट में भी, जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। गार्ड्स की यूनिफॉर्म ब्रिटिश गार्ड से प्रभावित है और इन्हें भारतीय सेना के सबसे खूबसूरत रेजिमेंट माना जाता है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की सबसे पहली यूनिक बात थी कि जब रेस की गई थी तब कोई भी जवान जो है 180 सेंटीमीटर से कम हाइट का नहीं होता था, यानी सभी जवान जो है 6 फुट से ऊपर वाले होते थे। दूसरी एक खुसूसियत जो हमारी है वो हमारी यूनिफॉर्म है। हमारी यूनिफॉर्म सबसे सुंदर है। ये सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, बाकी पूरी इंडियन आर्मी कहती है, पूरे देश कहता है। और इन तीनों से, दोनों चीज़ों से उठकर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो जज्बा जो है वो हमारा और किसी में नहीं है। और हमारा जो मोटो है, पहला हमेशा पहला, उसको निभाने के लिए ये आदमी, एक गार्ड्समैन, कुछ भी कर सकता है। और पहला हमेशा पहला रहने का जज्बा खेल के मैदान में भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के अफसरों और जवानों में देखा गया। 1956 में हवा सिंह जी ने सेंटर में एज अ रिक्रूट ज्वाइन किया और 1958 में इसी सेंटर में उन्होंने यहाँ पे बॉक्सिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। हवा सिंह जी हेवी वेट कैटेगरी में खेलते थे और अगर आप देखेंगे तो 1960 से लेके तकरीबन 66 से लेके जो 7-8 साल थे वो पूरा नेशनल्स में दबदबा रहा हवा सिंह जी का। इसी में उन्होंने एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप भी जीती और इसी में उन्होंने एक इस तरीके का वातावरण बना दिया था कि उनके सामने कोई भी हैवी वेट कैटेगरी में टिक नहीं पाता था। ऑनररी कैप्टन हवा सिंह को खेल के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए अर्जुन सम्मान से नवाजा गया। वो जब खेले तो हमेशा जीते और फिर उनकी ट्रेनिंग एकेडमी BBC यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने देश को जीत दिलाने वाले बॉक्सर्स को ट्रेन किया, जहां ऑनररी कैप्टन हवा सिंह
हैवी वेट चैंपियन रहे तो वहीं लाइट वेट चैंपियन रहे ऑनररी कैप्टन मेहताब सिंह, जिन्हें भी भारत के सबसे ऊंचे खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। बॉक्सिंग के साथ साथ रेसलिंग में भी इस रेजिमेंट की पकड़ रही है। 1960 और 1970 के दशक में ऑनररी कैप्टन विश्वनाथ जी ने काफी कमाल दिखाया। उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और आज कई रेसलर्स यहां रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेन हो रहे हैं। ड्रिल, डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, टर्नआउट और ऑपरेशंस, इन सभी मायनों में पहला हमेशा पहला होने की चाहत और उसे पूरा करने के जुनून ने ही ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को आज आगे रखा है। ठीक उनके रेजिमेंटल गान की तरह, निडर सिपाही गार्ड्स के, हम रक्षक हिंदुस्तान के, रखकर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के, हम है गार्ड्स, हम है गार्ड्स, हम है गार्ड्समैन। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.